मूर्थल स्थित दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एक युवा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस दौरान हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरिविंदर कल्याण ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में कई विधायक और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। इस सम्मेलन का मकसद युवाओं को संविधान, लोकसभा और देश की व्यवस्था के बारे में जागरूक करना था। सम्मेलन में हरिवंश ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश की सेवा सबसे जरूरी है और युवाओं को अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझना चाहिए। उन्होंने डिजिटल पेमेंट और देश के विकास की बात भी कही। वहीं हरिविंदर कल्याण ने कहा कि देश आज तेजी से आगे बढ़ रहा है और युवाओं को राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। ऐसे कार्यक्रम युवाओं के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें उन्हें सही दिशा मिलती है। आज के हर वर्ग की आवाज को सुनना, समझना और न्याय के रूप में स्थापित करना, यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आम नागरिक के जीवन में बदलाव आता है। विधानसभा और संसद में केवल इमारतें नहीं, ये लोकतंत्र के ऐसे केंद्र हैं जहां से देश और प्रदेश की दिशा तय होती है। वही जनता की उम्मीदों को सबल मिलता है। मेरे नौजवान साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, आज ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि हरियाणा विधानसभा लगातार यह प्रयास कर रही है कि प्रदेश के युवा केवल शिक्षा तक सीमित न रहें, बल्कि संविधान और विधायी कार्यों के बारे में भी उन्हें तुरंत ज्ञान होना चाहिए। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने का काम हमारे अध्यक्ष महोदय ने किया। युवाओं के लिए युवा संसद एवं माप विधानसभा जैसे कार्यक्रम आयोजित करने का काम हमारे अध्यक्ष महोदय ने करने का काम किया। शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम और कार्यशैलियों में आयोजित की जा रही, जिसमें संविधान के मूल्य का प्रसार हो। युवाओं को विधानसभा की कार्रवाई को जोड़ने के लिए भ्रमण में एजुकेशनल विजिट्स के माध्यम से प्रत्यक्ष अनुभव देने का प्रयास किया जा रहा है। डिजिटल माध्यम के जरिए विधानसभा की कार्रवाई को अधिक से अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाए जाने का भी काम कर रहे हैं, ताकि युवा आसानी से इस बात को समझ सके। यही सभी प्रयास इस बात का प्रमाण है कि हरियाणा विधानसभा एक जागरूक, जिम्मेवार, संवेदनशील युवा और शक्ति को तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो केवल कागजों का संग्रह नहीं है, यह हमारे राष्ट्र की आत्मा है, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजबूत नींव है और हमारी विविधता में एकता का सबसे बड़ा आधार है। यह हमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का मार्ग दिखाता है। यह संविधान है तो हर दिल में उजाला होगा। यह संविधान है तो हर दिल में उजाला होगा। इसी से मुल्क का हर ख्वाब निराला होगा। वहीं पर साथियों, हमारा संविधान हमें अधिकार देता है, लेकिन साथ ही में हमें कर्तव्यों का बोध भी कराता है। एक जागरूक नागरिक वही है जो अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी पूरी ईमानदारी से निभाने का काम करे। एक की सदा तो हक की सदा तो हर कोई बुलंद करता है। हक की सदा तो हर कोई बुलंद करता है। जो फर्ज निभाए वही असल में सरफरोश बनता है। और समाज को आगे ले जाने की दिशा में अत्यंत उल्लेखनीय प्रयास है। और हरियाणा ये युवा राज्य, हरियाणा के युवाओं ने खेल कूद, सुरक्षा, कृषि, उद्यम, सांस्कृतिक वैभव सभी क्षेत्रों में नाम रोशन किया। मुझे प्रयास है कि जो ये प्रयास विधानसभा के द्वारा चल रहा है, हरियाणा का नाम और देश और दुनिया में रोशन होगा। यह मिट्टी सरस्वती नदी से सिंचित गीता के ज्ञान भूमि की मिट्टी है और ये जगह जहां यह कार्यक्रम हो रहा है, ये सर दीनबंधु छोटूराम विज्ञान और टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय मूर्थल के प्रांगण में। कैसे व्यक्ति थे दीनबंधु छोटूराम जी? अविभाजित भारत के ऐसे किसान नेता जिन्होंने कृषि अर्थव्यवस्था और ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था में क्रांति लाई। सतलज पर भाखड़ा नांगल बांध की परिकल्पना सबसे पहले उनकी थी। बिलासपुर के राजा से उन्होंने समझौता किया था इसके लिए और अपने जीवन में
कर्ज लेकर पढ़ाई करने के क्रम में उन्हें किन मुसीबतों से गुजरना पड़ा, आप युवाओं को पता होना चाहिए कि संकल्प कैसे युवा मन में बनता है भविष्य और इतिहास लिखने के लिए। मिजाज का इतिहास क्या रहा और कैसे हमारे यहाँ लोकतंत्र रहा है, इस पर कभी जरूर डिबेट कराए होंगे या आपको सूचना दिलवाए होंगे या आगे दिलाएंगे। 60 का दशक जब हमारा संविधान बन गया तो 1960 के दशक के आसपास पश्चिम के लोग कहते थे ये देश आज टूटा है, तब टूटा, क्योंकि जहां जहां संविधान बना था वो सब खत्म हो रहे हैं। और उसमें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, एक महत्वपूर्ण सोशल साइंटिस्ट, मैं स्मृति के आधार पर उनका नाम कर रहा हूँ, सेली हेस्टमैन, जिन्होंने बड़ी चर्चित किताब लिखी थी इंडिया द मोस्ट डेंजरस डिकेड है, जिसमें फोरकास्ट था कि भारत शायद एक न रह पाए। एक उन्हीं दिनों पत्रकार होते थे लेवली मैक्सवेल, टाइम्स लंदन के साथ, उन्होंने कहा था कि भारत में अंतिम चुनाव हो रहे हैं, पर इन सारी चीजों को झूठ साबित करते हुए भारत का लोकतंत्र अपनी जड़ें जमा रहा है। वो दिल्ली से चलकर गांव में पंचायतों तक नजदीक नीचे पहुंच रहा है और आप युवा उस भविष्य को तराशते हुए आज उस पर चर्चा कर रहे हैं। कितनी बड़ी उपलब्धि हमारी, इस पर हमें फख्र करना चाहिए। हमारे यहाँ भारत में विभाजन से पहले संविधान सभा की संख्या कुल 318 थी, जिसकी संख्या मैंने बताया जिसमें 226 ब्रिटिश भारत के सदस्य, 89 रजवाड़ों की। बाद में मुस्लिम लीग ने बायकॉट किया। तब 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया। कहा यह संविधान सभा के दूसरे सत्र में 23 जनवरी 47 को पारित हुआ। फिर 14 अगस्त 47 तक संविधान सभा के 4 सत्र हो चुके थे, सभी 34 बैठकें हमारी हो चुकी थी। 47वें संविधान सभा के कुल 299 सदस्य रहे, जिनमें 229 ब्रिटिश भारत के 12 प्रांतों से चुने हुए शेष रजवाड़ों के। जब 47 में देश का विभाजन तय हो गया, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर भावी संविधान की रूपरेखा साफ कर दी। भारत की इकॉनमी आज तक बेहतर तरीके से कैसे प्रगति कर रही है, ये फर्क समझिए। और उसमें आप चूंकि युवा हैं, इसलिए स्टार्टअप्स की बात में जरूर इसका उल्लेख करना चाहूंगा। 2015 में 1000 से कम स्टार्टअप्स थे, आज 2 लाख से अधिक स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 18% सिर्फ कृषि एग्रीकल्चर में है। और हरियाणा इसमें बेहतर कर रहा होगा या कर सकता। और आधे स्टार्टअप्स टायर 2 और 3 सिटी में, बड़े शहरों में नहीं है। वो बंबई और बेंगलुरु और इन शहरों में नहीं, छोटी छोटी जगहों से आपके ये पनप रहे हैं। इन स्टार्टअप्स ने 21 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए। जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे युवा रोजगार देने वाले बने, दिस इज हैपनिंग। 1 लाख से अधिक स्टार्टअप्स में महिला डायरेक्टर है। 125 यूनिकॉर्न है। एक यूनिकॉर्न का मतलब 9000 करोड़ रुपए से अधिक की कंपनी हमारी युवाओं ने बनाई है। स्टैंड अप इंडिया जो SC ST और महिला उद्यमियों की है, उसके तहत 2.75 लाख उद्यमियों को लगभग 73,000 करोड़ का ऋण मिला। मुद्रा योजना के तहत लगभग 56 करोड़ छोटे स्थानीय उद्यमियों को लगभग 37 लाख करोड़ के ऋण मिले। स्थानीय स्तर पर एक नया उद्यमी वर्ग जन्म ले रहा है। आयकर सीमा में एक और नकली परिवर्तन मैं आपको बताऊं। 2014 में आपके बजट का आकार क्या था और आज बजट का आकार क्या, आप देखिए 3-4 गुना से अधिक, लगभग 3.5 गुना बढ़ चुका है। पर एक महत्वपूर्ण चीज मैं कह रहा हूं आपको कि 2014 में जो इनकम टैक्स पेयर थे, उससे दोगुना 12 करोड़ से अधिक इनकम टैक्स पेयर हो गए। जो डीमैट अकाउंट में लोग इन्वेस्ट करते थे 2.5 करोड़ थे, वो बढ़कर 12-12.5 करोड़ हो गए। निराशा में डूबा था, उसे सामने कोई भविष्य नहीं दिखाई देता। भ्रष्टाचार के गंभीर मामले, आतंकवाद की कहीं भी घटनाएं, पूरी तरह अनिश्चितता के माहौल में देश था। 2014 में उसी वक्त मैं सांसद बनकर थे और सांसद के रूप में तब हम लोग सरकार के विपक्ष हैं। सरकार ने जब नई सरकार बनी, नए प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने साहसिक प्रयोग शुरू किए। तब क्या बोला स्थिति थी देश की, जो मैंने आपको कहा, आप मेरी बात मत मानिए। हमारे देश के एक बड़े प्रमुख व्यक्ति ने, मैं नाम नहीं बताना चाहता क्योंकि नाम बताना मेरा मकसद नहीं है और राजनीति की चर्चा करना मेरा मकसद नहीं है। मुझे आपको बताना, आप युवाओं का, जिनके हाथ में देश का भविष्य है और आपका खुद का भविष्य है, आपको वो हालात बताना है कि कैसे चीजें बदलती हैं और बदल रही हैं और आपकी भूमिका कितनी बड़ी हो सकती है। तो उस वक्त
एक सज्जन ने जब परिवर्तन के कदम उठाए जा रहे थे तो कैसे डीबीटी से पेमेंट हो, यानी डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम आए, कहीं खाते खुले, ये सब नए प्रयोग कहीं चल रहे थे, उसके कानून आ रहे थे। तो पार्लियामेंट में बहुत प्रख्यात व्यक्ति ने, जो पहले शासक रहे थे, बड़े महत्वपूर्ण पद पर रहे थे, उन्होंने कहा उस पर कमेंट करते हुए एक चीज पर कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया वो भी मरी हुई, यानी किस चीज के बारे में पूछा कि क्या गांव की हाट में लोग आलू टमाटर क्रेडिट कार्ड से खरीद देंगे? हाट में उस गरीब महिला के पास पीओएस मशीन होगी क्या? उसके पास बिजली कनेक्शन है क्या? वाईफाई कनेक्शन है? डिजिटल गांव घोषित किए जाने की डिजिटाइजेशन का जो प्रोसेस चल रहा था उसको पूरा बकवास किया गया, कहा गया। आज जब मैं आपके सामने हूं तब बता सकता हूं कि सिर्फ 10 साल में एक दो गांव क्या पूरी अर्थव्यवस्था भारत की डिजिटल हो गई। सिर्फ एक महीने जनवरी 2026 में 21 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन द्वारा 28 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। और ये मैं नहीं कह रहा, आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने यूपीआई को दुनिया का लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बताया। आज वैश्विक रियल टाइम लेन देन का 49% इसी यूपीआई से हो रहा है। ये साहस का, ये नया प्रयोग का, या संविधान चलाने वाला एक व्यक्ति दृष्टिवान आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है, ये आपका फर्क है। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें, आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।